वहाँ पर आपने अगर बहुत सारे लोगों को पता होगा कि अगर छोटा घर बड़ा जैसे भी घर होते हैं वहाँ पे, तो वहाँ जैसे आप एंटर करते हो सबसे पहले सामने आपको मंदिर दिखेगा, चाहे छोटा मंदिर हो चाहे बड़ा। वो लोग सबसे पहले जैसे एंटर करते हो, जैसे ये आंटी का मंदिर है ना, ऐसे सेम टू सेम वहाँ जाते हो, किसी भी घर में जाओ आप, सबसे पहले एंटर करते ही आपको मंदिर दिखता है। तो ऐसे ही वहाँ पे हमारा हॉस्टल उस टाइम पे उस ईयर काफ़ी एडमिशन्स हो गई हमारे कॉलेज में, तो हमारा हॉस्टल छोटा पड़ गया, गर्ल्स हॉस्टल। तो उसकी वजह से कॉलेज वालों ने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी और हमें अपार्टमेंट्स में, रेंटल अपार्टमेंट्स में शिफ्ट किया, जो बिल्कुल कॉलेज के साथ ही था, नई बिल्डिंग थी। क्योंकि अपार्टमेंट्स थे तो वहाँ हमको थोड़ी थोड़ी गर्ल्स ही रख सकते थे, वो 12 to 15 इन वन अपार्टमेंट पार्टीशंस बना के। तो वहाँ पे हम शिफ्ट हुए, तो वहाँ पर भी एंट्रेंस में एक खाली स्पेस था जो कि अंडरस्टूड था कि ये मंदिर की जगह है। तो और वो बाय चांस मेरा डोर था रूम का, वो जैसे ही खुलता था वो सामने खाली स्पेस होती थी, तो वो खाली मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो मैंने सारी लड़कियों से बात की, क्योंकि कोई साउथ से था, कोई कैलकाटा से थी लड़की, कोई पंजाब की, कोई दिल्ली की, तो सब मिक्स, तो असम की थी, तो हम सब मिक्स थे। तो बात की मैंने और हमने मिलकर वहाँ एक छोटा सा मंदिर बना लिया। और जैसे जैसे जो भी जिसका भी प्रोसीजर था वो सब अपने अपने टाइम पे आके करने लगे। सब भगवान आ गए वहाँ पे हर रूप में। तो मेरी एक फ्रेंड थी, उसने गुरुजी का एक छोटा सा स्वरूप रखा, क्योंकि वो गुरुजी की फॉलोअर थी, गुरुजी की मानती थी गुरुजी को। मुझे उस टाइम गुरुजी के बारे में कुछ पता नहीं था, तो मैं शिव जी की पूजा, बस सिंपल क्या पूजा होती थी, 2 मिनट की, बस अगरबत्ती जलाई, जल चढ़ाया, पूजा हो गई, इससे ज़्यादा तो होती नहीं थी कुछ पूजा। मगर जब वो 2 मिनट में बैठती थी आंखें बंद करके, तो वो जो गुरुजी का चेहरा था छोटे से स्वरूप में, वो मेरी आंखों के सामने वो बड़ा होता जाता था। मैं डर जाती थी एक्चुअली। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन जब ये सेम चीज़ रिपीट हुई मेरे साथ, तो मैंने उसको पूछा कि मेरे साथ ये चीज़ हो रही है, मुझे बताइए ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, कौन है ये। उसने मेरे साथ अपना सत्संग शेयर करा, जो कि मेरे उस टाइम पे विश्वास से परे था, कि जिसको उनका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ था पूरी फैमिली का, और डॉक्टर्स ने बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में थी वो लड़की, और उसका बहुत डैमेज था फिजिकल, सब हर जगह उन्होंने, कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, यूएस, कनाडा, मतलब कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने, पेरेंट्स ने, सब जगह से उनको जवाब मिल गया था। गुरुजी ने कैसे उसे 2 to 3 मंथ्स में ठीक कर दिया, वो मेरे लिए बहुत मतलब हैरानी वाली बात थी। वो सुन के मैंने उसको बोला कि मुझे ना गुरुजी से मिलना है। मैं जलंधर की हूँ, उस टाइम गुरुजी दिल्ली में थे, तो उसने बोला गुरुजी का मंदिर तो है जलंधर में, पर वहाँ कभी कभी आते हैं जब उनका मन करता है। मोस्टली गुरुजी दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में उस वक्त मेरा कोई नॉन भी नहीं था, कोई रिलेटिव कुछ नहीं था, वहाँ यहाँ पे कोई नहीं था उस टाइम पे। तो मैंने कहा दिल्ली में तो मेरे से नहीं पॉसिबल, हाँ जलंधर में जब भी आएंगे प्लीज़ मुझे बता देना। तो कुछ दिन बाद हमारी हॉलीडेज़ थी, हम घर गए, और 1 जनवरी 2001 3 बजे उसका मुझे फ़ोन आया दोपहर में कि गुरुजी जलंधर आए हुए हैं, आपने मिलना है गुरुजी से। मैं तो ऑलवेज वेट ही कर रही थी हमेशा कि मैं कब जाऊँ गुरुजी के पास। वही मुझे लेने आई गुरुजी के पास गए, और गुरुजी इतने सुंदर, मतलब जो हम अभी स्वरूप देख रहे हैं ना गुरुजी का, हमें कितना सुंदर लगते हैं गुरुजी स्वरूप में। आप लगाओ इसको 90 से मल्टीप्लाई कर लो आप, दिस इज जस्ट 10% यू आर सीइंग, ठीक है। ये सिर्फ 10% ग्लो है गुरुजी का। इतना ग्लो, मतलब फेस ऐसे जैसे चांद को किसी ने चोला पहना दिया हो। और वो रेड कलर इज डिफरेंट रेड कलर, पिंक कलर इज डिफरेंट पिंक कलर, ब्लैक कलर इज टोटली डिफरेंट ऑन गुरुजी। तो गुरुजी इतने सुंदर, गुरुजी से मिले, गुरुजी ने लंगर प्रसाद दिया, फिर हम जाना शुरू हो गए रेगुलरली, फिर तो कोई दिन नहीं मिस होता था। फिर उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, और मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं था कि मैं और पढ़ूँ, क्योंकि मैं थक गई थी, 5 इयर्स मेरे लिए बहुत थे। तो मैंने कहा मम्मा मैं जॉब करूँगी। मेरी मम्मी ने बोला कि तू पढ़ ले, अभी टाइम है, पढ़ ले, पर मेरा मन बिल्कुल नहीं था। तो मुझे जॉब भी बड़ी इजीली मिल गई, वहीं पे घर पे उधर ही जलंधर में ही। मैं तो खुश थी, मुझे जो चाहिए था मुझे मिल गया। पर मैं जैसे ही गुरुजी के पास जाऊँ, गुरुजी मुझे एक ही बात बोले, डॉक्टर नहीं है हजे पढ़ ले। और मैं कुछ बोल तो नहीं सकते, हम गुरुजी को जवाब नहीं दे सकते आप। अच्छा गुरुजी बोल के बैठ जाती थी, और मन में सोचती गुरुजी क्यों बार बार पढ़ने को बोलते, मैं थक गई हूँ पढ़ पढ़ के, अब मत बोलो मुझे पढ़ने को।
अगले दिन गई, किसी को कुछ नहीं बोला। जैसे मेरा नंबर आता है, जैसे मैं मत्था टेकने लगती हूँ, उससे पहले ही बोल देते हैं डॉक्टर ने हजे पढ़ ले। 4 5 6 दिन हो गए, एक ही सेंटेंस गुरु जी का, डॉक्टर ने हजे पढ़ ले। ना मेरी मदर को कुछ बोल रहे, ना मेरी सिस्टर्स को, किसी को नहीं बोल रहे। जैसे मेरा नंबर आ रहा है मुझे बोल रहे हैं यही लाइन, और कुछ नहीं बोल रहे। वो हुआ क्या, 1 वीक 10 डेज के बाद मैं इतनी बोर हुई उस जॉब से, इतनी बोर हुई, और मैं अपनी मदर को बोला कि मम्मी मेरा तो बिल्कुल मन नहीं लग रहा काम में, मैं क्या करूँ, मेरे को नहीं जॉब करनी। मगर वो जो टाइम था ना, उस टाइम पे सारे एंट्रेंस एग्जाम निकल चुके थे हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन के पूरे इंडिया के। तो मेरी मदर ने कहा कि तुझे, मैं भी कह रही थी अरे गुरु जी तुझे इतने दिनों से कह रहे थे, तू कहाँ किसी की बात सुनती थी, तो बहुत जिद्दी है। और मैंने कहा अब तो गड़बड़ हो गई, मैंने गुरु जी की बात, यही बात 1 हफ्ते पहले सुन लेती तो कुछ कॉलेजेस थे जिनके फॉर्म्स थे और मैं फिल कर सकती थी। अब तो मेरा साल वेस्ट हो गया। घर जाती हूँ, नेक्स्ट डे मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आता है कि एक कॉलेज बचा हुआ है, अगर फॉर्म फिल करना है, और 1-2 दिन का टाइम था। मैंने फटाफट फिल किया, कोई प्रिपरेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसे ही चले गए हम देहरादून, मैं और मेरी मदर। जब वहाँ पहुँचे, जितने कॉलेजेस की हो चुके थे पूरे इंडिया के, जो एंट्रेंस हो चुका था, उनमें सबको जिनको एडमिशन नहीं मिली थी वो सब उस कॉलेज में। अब इतने सारे स्टूडेंट, सीट्स 30, मेरा तो कोई चांस नहीं, मेरी कोई प्रिपरेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। चली गई, तुक्के मार के आ गई। बाहर आई, मम्मा ने पूछा कैसा हुआ, मैंने कहा बिल्कुल कोई चांस नहीं है। तो मेरी मदर ने बोला चल कोई बात नहीं, हम सोचेंगे हम गंगा जी नहाने आए थे। वहीं से हम बैठे और हम सीधा पहुँचे हरिद्वार, नहा वहा के आ गए अपने होटल में। अगले दिन रिजल्ट था, मेरा तो कोई मूड नहीं था जाने का, देखने का। मुझे पता था मेरा तो नंबर आ ही नहीं सकता। मेरी मम्मा ने मुझे फोर्स किया कि नहीं इतनी दूर आए हैं तो हमें ज़रूर जाना चाहिए। खैर हम गए वहाँ पे। जब वो वहाँ गए तो वहाँ पे मेरा नंबर 21 नंबर, पर जिस फील्ड में मेरा नंबर था मुझे वो पसंद नहीं थी फील्ड। मैंने कहा मम्मी नंबर तो मेरा आ गया पर मुझे ये फील नहीं करनी थी। मेरी मम्मी कह रही थी नखरे बहुत है, तुझे सीट मिल गई तो यही शुक्र कर। मैंने कहा नहीं, मुझे अगर ये सीट मिल गई ना, अगर मुझे न्यूरो की सीट मिल जाती है जो 20 तक थी तो ठीक है, नहीं तो मैं ये तो छोड़ दूंगी डेफिनेटली। चलो फिर भी हम इंटरव्यू के लिए गए, क्यू में लगे। 19-20 जो मेरे से पहले 2 लड़के थे एमपी के, उनकी इंटरव्यू चल रही थी और बिल्कुल एग्जामिनर जैसे आंटी आप बैठे हो ना, ऐसे इतना डिस्टेंस था मैं दरवाजे पे और एग्जामिनर यहाँ पे। और वो उनसे पूछा, उनमें से एक लड़का कहता है कि सर मुझे न्यूरो की सीट नहीं चाहिए, मुझे स्पोर्ट्स चाहिए, अगर आप देते हो तो दे दो, नहीं तो मैं सीट छोड़ के जा रहा हूँ। उसने एग्जामिनर ने मुझे नहीं, उसने मुझे पूछा कि आप फॉर न्यूरो, मैं तो वो वेट कर रही थी न्यूरो की तो गुरुजी ने बिना प्रिपरेशन के मेरा एग्ज़ाम क्लियर करवाया, मुझे वो सीट, मेरी ज़िद पे मुझे वो सीट भी दिलवाई और मुझे मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन भी कराई। ये तो वो सत्संग है जो बहुत पहले की मैं आपको सुना रही हूँ। अभी 4 साल पहले, 5 साल पहले एक्चुअली मेरे फादर को ना कैंसर डायग्नोज हुआ, जो कि इनिशियल 3-4 मंथ्स एक्चुअली डॉक्टर डायग्नोज नहीं कर पाए। कभी टीबी के टेस्ट करवा रहे थे, कभी और बहुत सारे टेस्ट करवा रहे थे, पर 3-4 मंथ्स के बाद पता चला कि इट वॉज एक्चुअली कैंसर एंड ही वॉज इन द लास्ट स्टेज। उस टाइम पे हम कुछ नहीं कर सकते थे। तो जैसे डायग्नोज हुआ उसके 8 मंथ्स के बाद मेरे फादर को बहुत तबीयत ख़राब हो गई। मैं देखने गई उनको तो ही वॉज ऑन बेड, जो कि वो पूरी लाइफ में मैंने कभी उनको लेटे हुए नहीं देखा, हमेशा उनको ऑन टोज ही देखा है, कुछ ना कुछ करते हुए, कभी मैंने उनको रेस्ट करते नहीं देखा। तो मैं समझ गई थी कि अब ये रेस्ट पे जब चीज़ आ गई है तो इट इज़ नॉट गुड नाउ। पर मुझे यही था कि मुझे पता था कि कैंसर इज़ वेरी पेनफुल एट द एंड। तो मैंने गुरुजी को यही प्रे किया, गुरुजी अगर दिस इज़ द एंड ना तो टेक हिम पेनलेसली, मतलब उनको पेन नहीं होना चाहिए, जस्ट टेक हिम इफ़ यू वांट टू टेक हिम, बट पेन नहीं होना चाहिए। वो मतलब ऐसा नहीं कि 2-3 महीने बेड पे, वो मैं नहीं देख पाऊँगी अपने फादर को। वही हुआ, विदिन 15 days माई फादर एक्सपायर्ड। मेरे फादर गए। आज भी एक्चुअली ऐसा कोई दिन नहीं होता है जब मैं और मेरी मम्मा उनके बारे में बात ना करें, आज भी हम उनको मिस करते हैं। चलो खैर, अभी क्या हुआ कि मैं अपनी मदर के घर से आई 20-25 दिन बाद और आई, और मैं सेटल नहीं हो पा रही थी क्योंकि आई वाज ऑलवेज रिमेम्बरिंग हिम। और मैं गुरुजी से रो रही थी, कंप्लेन कर रही थी, मतलब नाराज़ हो रही थी गुरुजी से एक तरह से। तो मैंने एक आंटी का फ़ोन आता है मुझे कि प्रियंका आंटी, ग्रुप में ना किसी में मैसेज आ रहा है
कि कोई प्रियंका आंटी है, किसी को गुरुजी ड्रीम में दिख रहे हैं कि आप प्लीज़ सत्संग करो अपने घर में। तो मैंने सोचा कि आंटी मैंने तो नहीं बोला, प्रियंका यादव आंटी, आप प्रियंका यादव आंटी हो? मैंने कहा नहीं। कहते ग्रुप में एक मैसेज आ रहा है कि कोई प्रियंका यादव आंटी है, प्लीज़ वो सत्संग करें अपने घर में। मैंने कहा आंटी सॉरी, मैं प्रियंका यादव नहीं हूँ, प्रियंका भाटी हूँ, हो सकता है कोई और हो प्रियंका यादव। अगले दिन फिर एक दो आंटीज़ का फ़ोन आता है, आंटी आप प्रियंका यादव हो? क्योंकि मेरा नाम प्रियंका सबको पता था, मेरा सरनेम बहुत कम लोगों को पता था। तो मैं बार बार यही बोल रही थी, नहीं मैं प्रियंका यादव आंटी नहीं हूँ, मैं प्रियंका भाटी हूँ, शायद आप गलती कर रहे हो, कोई और होगा। और 3-4 दिन लगातार फ़ोन आ रहा, मेरे मन में ये सोच रही हूँ कि कोई और, मैं उनको पूछ भी रही हूँ आंटी को जो फ़ोन कर रहे हैं, आंटी आप किसी और प्रियंका को नहीं जानते क्या? और कह रहे नहीं हम आपको ही जानते हैं। मैं सोच रही पूरे फरीदाबाद में प्रियंका इतना कॉमन नेम है, ऐसा हो नहीं सकता कि संगत में मेरे अलावा कोई और प्रियंका ना हो या आप किसी को जानते हो। फिर भी मैंने सोते सोते मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी प्लीज़ क्लियर करो, आर पार करो, मैं बड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ कि 3-4 दिन से सबके फ़ोन आ रहे हैं। रात को मैं ड्रीम में क्या देखती हूँ कि मेरे घर में सत्संग हो रहा है और हमारे 2 बरांडे हैं एक्चुअली, एक आगे और पीछे। पीछे वाले में मेरे फादर हैं और मेरे ब्रदर हैं, मेरा ब्रदर छोटा ब्रदर, और वो सत्संग चल रहा है और राइस की बोरी होती है ना, उसको वो दूसरे वाले बरांडे में लेके जा रही है, पर उसने वहाँ खोल ली तो उससे वो शिफ्ट नहीं कर पा रहा उसको। तो वो मेरे पापा को बोल रहा है कि पापा देखो मैंने गलती से बोरी खोल दी, अब मैं सिर पे रख के जा रहा हूँ तो राइस सारे गिर रहे हैं, मैं कैसे लेके जाऊँ? तो मेरे फादर जैसे ऑलवेज वेरी ट्रिकी थे, उन्होंने कुछ कर दिया बोरी को, कह रहे ले अब ले जाओ, वो ले गया। उतने में मैं क्या देखती हूँ, मैं खड़ी हूँ वहाँ पे, मेरे पापा खड़े हैं, मेरे पापा के बिल्कुल पीछे गुरुजी खड़े हैं ब्राउन कलर की चोली में, और मेरे पापा मुझे ऐसे से प्यार कर रहे हैं मेरे फेस पे हाथ लगा के, और मुझे कह रहे हैं, जब मेरे पापा की डेथ हुई थी, छोटी सी चीज़ है, जब मेरे पापा की, जब हम शिफ्ट कर रहे थे ना उनको हॉस्पिटल से घर ला रहे थे, जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, तो क्योंकि मेरे फादर इतने अच्छे इंसान थे, उन्होंने कभी हमें किसी चीज़ के लिए रोका नहीं, कुछ पहनने को, कहीं जाने को, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि मैं सोचूं कि हाँ मुझे कभी बोला हो कि नहीं करनी, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। तो मैंने उनको कान में बोला कि पापा जो भी हो, मुझे नेक्स्ट जन्म में आप ही पापा चाहिए। तो वो अभी, ये तो वो टाइम था जब मैं उनको शिफ्ट कर रहे थे हम लोग। अब जब मैं ड्रीम में देख रही हूँ गुरुजी पीछे खड़े हैं, पापा आगे खड़े हैं, मुझे प्यार कर रहे हैं, और मुझे फेस और मुझे आंखों में आंखें डाल के मैं वो सीन उनकी आंखों में देख रही हूँ कि वो हॉस्पिटल से जब उनको निकाल रहे हैं, तो मैं उनकी कान में बोल रही हूँ पापा मुझे आप ही पापा चाहिए। तो कहते तुझे याद है? मैंने कहा हाँ पापा याद है। तो कहते अब मैं यादव हूँ और तेरा नाम क्या हुआ फिर? प्रियंका यादव। तो फिर सत्संग। तो ये है, मतलब गुरुजी कितने ऑथेंटिकेट करते हैं हमारी चीज़ों को। मन में होनी चाहिए बस प्यार श्रद्धा, जो भी है ना, आपको आंसर ज़रूर मिलता है। जैसे मैंने अभी बताया कि मैं सोच ही रही थी सत्संग अगर मैं सुनाऊंगी, मेरा बड़ा मन है पापा वाला सुनाने का, और अंकल ने पहली बार में, कभी नहीं अंकल ने बोला कि ये वाला सुनाओ या वो सुनाओ, आज अंकल ने पहली बार में ये बोला कि अपने पापा वाला सत्संग शेयर करना। थैंक यू। जय गुरु जी।